गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे नमक। इस गद्य खंड की जो लेखिका हैं उनका नाम क्या है? रज़िया सज्जाद ज़हीर। इस गद्य खंड का कुछ हिस्सा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें एक जो साफिया नाम की प्रमुख पात्र हैं उन्होंने जो है किस प्रकार जो सिख बीबी के लिए उपहार स्वरूप एक सेर नमक को बादामी रंग की पुड़िया बना करके किस प्रकार वो कीनुओं के बीच में छिपा करके जो है लाहौर से भारत देश ले जाना चाहती हैं। तो इस किस प्रकार उनका पूरा सामान वो अपना पैक करती हैं और स्वप्नों की दुनिया, रात को वो सो रही होती है और सपना जो है देखती हैं। तो स्वप्न में उन्हें क्या क्या दृश्य दिखाई देता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सपने में उन्हें इकबाल का मकबरा दिखाई देता है, लाहौर का किला दिखाई देता है, सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो दिखाई देती हैं, मौलसीरी जो है तो मौलसीरी की जो है खुशबू आसपास जो है वो महसूस होती है। और उन्हें मकबरे की सीढ़ियों पर दो व्यक्ति जो है वो बात करते हैं, उनसे वार्तालाप हो रही होती है। वो व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि तुम कब आई हो, कब तुम्हारा जाना है और कब तक तुम यहाँ, मतलब अगली बार तुम्हारा यहाँ पर वापसी कब होगा। तो यही सब उन्हें अपनी माँ की याद आती है। तो यही सब दृश्य जो है वो स्वप्न में देख रही होती। अचानक उनके पैर का जो स्पर्श है, अचानक उनके पैर का स्पर्श जो होता है, जो वो स्वप्न में ऐसा लगता है कि स्वप्न में वो चल रही हो और उनके हाथ से, पैर से या कुछ दूब यानी घास, जो छोटी छोटी घासें होती है जिस पे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो ग्रास पर, उस घास पर उनका हाथ या पैर पड़ जाता है। तो वो सपने की बात है। लेकिन वास्तविक जो दृश्य होता है, वास्तविक दृश्य में क्या होता है कि जब वो सो रही होती हैं तो सोते वक्त जब वो करवट बदलती हैं तो करवट बदलते वक्त उनका जो हाथ जो है वो कीनुओं पर स्पर्श होता है। कीनू जो फल होता है उस पर स्पर्श होता है। जब वो कीनू उनके हाथ से टच होता है तो उनको ठंडा ठंडा सा एहसास होता है। तो सपने में तो उनको लगता है कि वह दूब को उन्होंने स्पर्श किया, इसलिए ये सपने में ये दूब स्पर्श कर रही है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है कि उनका हाथ जो है उनका हाथ उस कीनुओं पर चला जाता है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने जो स्टोरी थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग इसके बाद का जो गद्य खंड है इसका हम लोग अध्ययन करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। अचानक उसकी नींद खुली। शायद उसके मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब की एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू की गई थी। मतलब कि उन्होंने ओस, सपने में क्या देखा, ऐसा लगा कि वह दूब जो है, दूब यानी घास जो उन्होंने तोड़ा और उस पर ओस जमी तो ठंडा ठंडा सा लगा और उनकी नींद जो है वो टूट गई। यह नींद थी कि करवट लेते हुए कि उसका कीनू से लबालब मतलब पूरी तरह से भरा हुआ टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू ठंडे ठंडे कीनू थे। तो जब जैसे वो करवट बदलती है उनका हाथ कीनू पर जाता है तो उनकी नींद टूट जाती है और वो सपने में वहाँ तक रहती है कि वो मकबरे की सीढ़ियों पर दो व्यक्ति उनसे बात कर रहे हैं कि आप कब आई हैं, कब जाएंगी, फिर कब तक आगमन होगा। ये सारे जो है इन सब विषय पर बातें जो हैं वो चल रही होती है। लेकिन वास्तविक दृश्य होता है कि उनका हाथ जो है कीनू पर स्पर्श पड़ता है। तो ठंडे ठंडे कीनू को स्पर्श पाते ही उनकी नींद जो है वो भंग हो जाती है। रसीले ठंडे कीनू जिसको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, इसको ध्यान दीजिएगा, कि जब उनका दोस्त उनको प्रेजेंट मतलब किया गया। दोस्त में ये इसके विषय में नहीं बताया कि दोस्त जो है मेल है या फीमेल, तो आप दोस्त के रूप में लेंगे। तो बताती है कि जब दोस्त ने उन्हें प्रेजेंट किया तो ये बताया गया था कि यह क्या है, यह जो कीनू जो फल है वह क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है तो वो फल, लेकिन वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। यद्यपि राजनीतिक बंटवारे हो चुके हैं, धीरे धीरे लोगों के दिलों में भी एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ती चली जा रही, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये दृश्य जो है, ये फल जो है आपस में दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। साफिया, अभी वहाँ का दृश्य जो है समाप्त होता है, दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। साफिया जो है वह इंतज़ार कर रही है कि उनकी ट्रेन जब आएगी तो वो जाएगी।
साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उनके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। तो वो टिकट उनके भाई ने दिल्ली तक का करा दिया था, तो टिकट लेकर के वो वहीं पर टहलना मतलब चहलकदमी कर रही थी। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ से लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरियों की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे जैसे भीड़ होती है तो वेटिंग रूम में वो इंतज़ार कर रही होती है, तो उस समय वो देखती है, मन में वो विचार करती है कि मैं ही एक हूँ जो ये जानती हूँ कि ये जो कीनुओं के बीच में नीचे जो है वह ये नमक की पुड़िया जो है दबी है, और यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी को इस बात का आभास नहीं है। लेकिन क्या होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। उनको हर वक्त यही स्मरण हो आ रहा था, बार बार वही भाई की बातें आ रही थी कि अगर किसी ने टोक दिया, अगर किसी ने देख लिया, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा जो वायदा है, मेरी जो बातें हैं, मेरा जो अपने माँ जैसी माँ समतुल्य जो सिख बीबी है उनको ये उपहार देने का जो मेरा प्लान है, योजना है, ये पूरी तरह से असफल हो जाएगी। तो इसलिए वो बार बार उनका दिमाग इन्हीं बात पे आता है कि वो उसी बीच में कीनुओं के बीच में उनका जो उन्होंने जो नमक जो है छिपा करके रखा हुआ है। जब उनका सामना कस्टम पर जांच के लिए जब उनका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई। झिरझिरी मतलब अचानक से उनका शरीर जो है कांप गया। मन में जो कहीं दिल में छिपा हुआ जो चोर बैठा था वो मन में उनको और ज़्यादा घबराहट होने लगी कि कहीं अगर उनका सामान पकड़ा गया, उसमें से नमक निकला और ये सारी चीज़ें हुई तो फिर क्या होगा। तो झिरझिरी मतलब कि पूरी तरह से जो उनके रोए थे वो रोंगटे खड़े हो गए, क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो गए, तो थोड़ा सा वो सिहर गई। एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। जो अभी तक मन में जो तर्क वितर्क चल रहा था वो सारा तर्क वितर्क स्टॉप हुआ। उनके मन में एक भाव आया कि चाहे कुछ भी हो, ये प्रेम का तोहफा है, उपहार है, और इस उपहार को मैं छिपा करके नहीं ले जाऊंगी, मैं जता करके ले जाऊंगी और दिखा करके ले जाऊंगी। उसने जल्दी से पुड़िया को निकाली और हैंड बैग में रख लिया। पुड़िया को नमक जो कीनू के बीच से निकाल करके हैंड बैग, जो पर्स होता है जो महिलाएं टांगती तो उस पर्स में हैंड बैग में डाल दिया, जिसमें उसका पैसों का पर्स, पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से लेकर रेल की तरफ चला तो एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे। साहब मतलब कस्टम अधिकारी के विषय में बताती हैं कि सारे लोग, लगभग सभी लोग जा चुके थे, सभी का सामान की जो चेकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, सामान जो है ट्रेन के लिए वो चला गया था, तो कुछ ही लोग वहाँ पर थे। तो वहीं पर एक अधिकारी भी थे, तो जिनका जो हुलिया बताती है, जिनका जो स्वरूप है, उसके स्वरूप के विषय में साफिया हमें अवगत कराती है। क्या कहती है कि उनका शरीर कैसा है, उनका जो कद काठी है वो कैसी है, उनका जो हुलिया है वो कैसा है, लंबा कद, यानी कद माने जो हाइट है उनकी लंबी है। दुबला पतला, शरीर क्या है, दुबला पतला है। जिस्म माने शरीर। खिचड़ी बाल, खिचड़ी मतलब आधे पके हुए बाल हैं, आधे काले बाल है, तो इसलिए बताए खिचड़ी बाल। आंखों पर ऐनक मतलब चश्मा लगाया, मतलब आपको शब्द चित्र के माध्यम से आपको पूरा दृश्य जो है आपकी आंखों के समक्ष उपस्थित होगा कि व्यक्ति की हाइट है, पतला दुबला व्यक्ति है, बाल जो है क्या कहते हैं मिक्स है, मतलब कि कई तरह के खिचड़ी वाले कई तरह के बाल हैं, छोटे बाल, बड़े बाल, फिर क्या कहते हैं काले बाल, वो कई तरह के इसमें बाल जो है शामिल हैं। आंखों पर ऐनक है, चश्मा चढ़ाए हुए हैं। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहनते तो हैं मगर उन पर कुछ जच नहीं रही है, मतलब पर्सनालिटी के विषय में बताते हैं कि इतने दुबले पतले हैं, पहना तो है कस्टम वाली जो वर्दी होती है, कस्टम अधिकारी है, लेकिन उतना अच्छा जितना फबना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, उतना नहीं लग रहा है। जचना मतलब अच्छा लगना, देखने में सुंदर लगना। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
साफिया ने संकोच बस अधिकारी के पास जाकर कहा, मैं आपसे कुछ जो है वार्तालाप करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। मतलब कस्टम अधिकारी ने पलट करके उनको साफिया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि फरमाइए, यानी बोलिए, बताइए आप हमसे क्या पूछना चाहती हैं या क्या कहना चाहती हैं। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। उनका जो बात करने का जो टोन था वो टोन बड़ा ही सकारात्मक था, बड़े ही पॉजिटिव वे से उन्होंने कहा कि ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। तो वे जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं या आप किसी बात का प्रत्युत्तर कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला जो उसका रिस्पॉन्स है पॉजिटिव नहीं होता है, सकारात्मक नहीं होता है, तो अगले जो पूछने वाला व्यक्ति होता है उसका मनोबल डाउन हो जाता है, उसका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है, उसका आत्मविश्वास जो होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो आप सकारात्मक रूप से उसको थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए, बड़े ही प्रेम पूर्वक जो है एक दूसरे से बात करना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन से आपको अपने मन की बात बता सके। तो उनका जो कस्टम अधिकारी था, कस्टम अधिकारी का जो वार्तालाप करने का जो शैली थी, उस शैली से प्रभावित होकर के साफिया ने बड़े ही अच्छे रूप से सोचा कि उनका आत्मविश्वास और बढ़ा, बड़े ही प्रेम पूर्वक हो जा करके सारी बातें उनसे बताती हैं। क्या कहती हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछती हैं कि आप बताइए आप रहने वाले कहाँ के हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर गौर से देखा, तो उनको कस्टम अधिकारी को यह प्रश्न थोड़ा अटपटा सा लगा कि ये मुझे जानती नहीं है, पूरी तरह से अपरिचित है, अनभिज्ञ, फिर भी मुझसे पूछ रही हैं कि आप कहाँ के हैं, क्या है, तो ये सारी बातें। तो उन्होंने पहले तो गौर से देखा, फिर बताया, फिर मेरा वतन दिल्ली है। ध्यान दीजिएगा, जो पाकिस्तान का जो कस्टम अधिकारी है वो कहते हैं, पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी है वो कहते हैं कि मेरा जो वतन क्या है, मेरा वतन दिल्ली है। दिल्ली यानी दिल्ली है, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारे ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जो कस्टम अधिकारी हैं वो कहते हैं कि मेरा पूछ रही तो मेरा जो वतन है, मेरा जो देश है, मेरा जो मातृभूमि है वह तो दिल्ली है, वास्तविक रूप से मेरा वतन दिल्ली है, लेकिन मुझे और आप भी तो मुझे वहीं की लगती हैं। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ अपने प्रियजनों से, बंधु बांधवों से मिलने आई थी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। तो साफिया बताती है कि मैं जो हूँ लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे इधर आ गए, आपको भी तो शायद इधर आए। लेखिका कहती है कि हो आपको भी, मतलब ऐसा लगता है कि आप भी वहीं के हैं, तो आपको भी आए काफ़ी समय व्यतीत हो गया होगा। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। बताते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो राजनीतिक बंटवारा हुआ था, जो पूरी तरह से अस्वाभाविक था, उस बंटवारे के समय ही मैं पाकिस्तान आ गया था। मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। लेकिन जो हमारी जो जहाँ पे परवरिश हुई, जहाँ मेरा अपना, जिसको मैं अपने दिल से मातृभूमि के रूप में मानता हूँ, वह स्थान क्या है, दिल्ली। तो मैं कस्टम अधिकारी बताते हैं मेरा वतन तो दिल्ली है, लेकिन मैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब मैं पाकिस्तान में आकर के यहाँ जॉब लग गई, यहाँ पे बस गया। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता का मतलब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे। साफिया ने अपने हैंडबैग से जो नमक की पुड़िया थी उसको निकाला, मेज पर उनके सामने रख दिया और धीरे धीरे के करके 1 बाय 1 पूरी स्टोरी सिख बीबी के विषय में बताया। अपने भाई से जो कन्वर्सेशन हुआ वो सारी बातें बताई और किस तरह से वो उहापोह में थी कि रखे कि ना रखे, ये सारे दृश्य के विषय में वो उनसे साझा करती हैं। उन्होंने पुड़िया को धीरे धीरे अपनी तरफ से सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत, ये लाइन थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा लाइन को। साफिया देते हुए बोला, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। क्या है?
मोहब्बत मतलब प्रेम, कस्टम मतलब जो नियम कायदे हैं, तो मोहब्बत तो कस्टम से इस प्रकार गुजर जाती है, प्रेम जो है उन नियम कायदे कानून से इस प्रकार गुजर जाती है कि जो कानून है वो क्या हो जाता है, कानून हैरान रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो है ये जो प्रेम है वो प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम जो होता है वो सर्वोपरि है, प्रेम के ऊपर प्रेम से ऊपर कुछ नहीं, सारे नियम कायदे कानून सब जो है वो बेमानी हो जाते हैं जब प्रेम की बात होती है। तो यहाँ भी ये यद्यपि गैर कानूनी है, इसको ले जाना अवैध है, लेकिन चूंकि यह प्रेम स्वरूप आप ले जा रही हैं, भेंट स्वरूप ले जा रही हैं, प्रेम स्वरूप ले जा रही हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले जा सकती हैं। तो उन्होंने पुड़िया को मोड़ करके ले जा करके उनको सुपुर्द कर दिया। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून मतलब जो पाकिस्तान के जो कस्टम अधिकारी, उन्होंने कहा कि जब जाइएगा तो जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों को मेरा सलाम बोलिएगा, सलाम कहिएगा, और उन खातून यानी उन सभ्य महिला, जो भद्र महिला यानी उस सिख बीबी को भी मेरा सलाम कहिएगा, और नमक देते वक्त मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब राफ्ता राफ्ता ठीक हो जाएगा। राफ्ता राफ्ता मतलब धीरे धीरे। कहते हैं कि नमक उनको सुपुर्द करते हुए बताते हैं कि अगर ये नमक आप उन महिला को देते हो, सिख बीबी को देते हुए कहिएगा कि आज भी यद्यपि वो भारत में बस गई हो, लेकिन फिर भी जो है उनका वतन लाहौर ही है और मेरा वतन जो है दिल्ली। अगर दोनों व्यक्ति मतलब दोनों देशों के व्यक्ति, अलग अलग देशों को, अलग अलग स्थानों को अपना देश मानने वाले, ये दोनों प्रकार के जो व्यक्तित्व के लोग हैं, अगर अपना अपना मानने लगे तो धीरे धीरे जो आपस में जो राजनीतिक बंटवारों के कारण जो मन में, हृदय में जो दूरियां बनी हैं, वो दूरियां क्या है, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। आपस का वैमनस्य जो है क्या होगा, वो मिट जाएगा। तो इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो बताते हैं कि आप बड़े ही प्रेम पूर्वक उनको जाकर के नमक की पुड़िया सुपुर्द कर दीजिएगा। साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। तो मतलब वहाँ से रुखसत होती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, और जो कस्टम अधिकारी है वो वहीं पर खड़े रहते हैं। प्लेटफॉर्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं और ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहदों की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ, किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ। एक जमीन एक ज़मान, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक ज़मीन, एक ज़ुबान, एक सी सूरत, एक सी लिबास, एक ही लाबो लहजा, एक ही अंदाज, गालियाँ भी एक सी थीं, जिनमें दोनों देश के लोग एक दूसरे को बड़े ही प्यार से नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूक दोनों के हाथों में थी। बताती हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ने लगे, जब हम सवार हो गए, मतलब जब ट्रेन में बैठ गए, तो उस समय सभी के जो भी बंधु बांधव थे, सबको रुखसती करते वक्त, विदाई करते वक्त सभी की आंखें नम थीं, सबके दिल में गम था, सबको तकलीफ़ हो रही थी अपने परिजन को विदा करते वक्त। और जब थोड़ा आगे बढ़े, जब पाकिस्तान की सीमा समाप्त हुई, भारत की सीमा प्रारंभ हुई, तो जब अटारी मतलब वह ट्रेन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती है, उसका नाम अटारी एक ट्रेन का नाम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती। तो जब पाकिस्तानी सीमा पार हुई तो वहाँ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बल उतर गए और वहाँ पर हिंदुस्तानी सुरक्षा बल सवार हो गए। तो कहती हैं कि सब कुछ एक जैसा था, ज़मीन भी एक जैसी, पहनावा भी एक जैसा, सूरतें भी एक जैसा, लिबास भी एक जैसा, इवन गालियाँ तक भी एक जैसी थी, और दोनों देशवासी एक दूसरे को बड़े ही प्रेम से नवाज रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ थी? सब कुछ एक जैसा था, सब में भाईचारा था, सब में प्रेम था, हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम दे रहा था, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दोनों के हाथों में जो बंदूक थी, वो बंदूकें क्या थी? गोलियों से भरी हुई। कहने का मतलब
दिल में किसी तरह का मैल नहीं, दिल में किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं। राजनीतिक जो भी बंटवारे हैं ये राजनीतिक बंटवारों के कारण जो भी भौगोलिक सीमाओं पे बंटवारे हैं, लेकिन दिल में किसी प्रकार का बंटवारा वास्तविक रूप से नहीं है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो उनको उकसाने का, भड़काने का काम करती हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जहाँ पर प्रेम मोहब्बत की बात है, जज्बात की बात है, फीलिंग की बात है, सभी, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, सभी जो है एक समान हैं। तो यहाँ तक की जो स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो स्टोरी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।